आज हम पढ़ेंगे क्लास 10। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 11 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक के हमने इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम्स, ये सब को डिस्कस कर चुके हैं, इसकी रीडिंग हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। Is there a relationship between the potential difference across a conductor and the conductor through it? Let us explore with an activity. आज ये इस चैप्टर का पहला एक्टिविटी 11.1. Okay. Set up a circuit as shown in figure 11.2. This, okay, consisting of a nichrome wire XY of length saying 0.5 meter, an ammeter, a voltmeter, and 4 cells of 1.5 volt each. Nichrome is an alloy of nickel and chromium, manganese and iron metals. So nichrome एक वो है alloy मतलब ये सारे जो भी है ना, ये सब है मेटल्स, इन सबको मिक्स करके alloy बनाता है। तो इसकी वायर का हमें ऐसे बनाना है पूरा सर्किट। एंड यहाँ पे ये जो बैटरीज है ये 1.5 वोल्ट की होगी। इसकी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है, मतलब अराउंड 50 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ, ठीक है। देन फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट. नोट द रीडिंग in ammeter I for the current and the reading of voltmeter V for the potential difference across the nichrome wire. X, Y is the circuit. Tabulate them in the table given. ओके, तो हमें क्या करना है, अभी हम सिर्फ ये जो एक है एक सेल, इसे हम कनेक्ट करेंगे और इसकी रीडिंग एममीटर की और वोल्टमीटर की रीडिंग हम नोट करेंगे. Next, connect two cells in the circuit and note the respective readings of the ammeter and voltmeter for the values of current through the nichrome wire and potential difference across the nichrome wire. Now, अब हम दो सेल्स को कनेक्ट करेंगे. ये जो दो सेल्स हैं, ये तो दो सेल्स, इन्हें कनेक्ट करेंगे और वापस से एममीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग लेंगे, ठीक है. Repeat the above steps using 3 cells and the 4 cells in the circuit separately. अब then फिर एक बार 3 सेल को कनेक्ट करेंगे, फिर एक बार 4 सेल को, ऐसे करके रीडिंग्स लेंगे, ठीक है. Calculate the ratio of V to I for each pair of potential difference V and current I. Okay, so अब हमें इन सब का लाइक रेशियो निकालना है. लाइक यहाँ पे हमने लिखा, अब इसे डिवाइड कर देंगे, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस. यहाँ पे इसका रेशियो निकल जाएगा. प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन आई एंड वी एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ. अब हमें एक ग्राफ बनाना है जो हमें वैल्यूज मिले उसकी, ठीक है. In this activity, you will find that approximately the same value of V upon I is obtained in each case. Thus, the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph, as shown in figure 11.3. Thus, V upon I is a constant ratio. तो अब हमने प्लॉट करा तो अब देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में है, मतलब जो इन दोनों का रेशियो वो बराबर है. मतलब ये बोल सकते हैं जैसे जैसे V बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे I मतलब करंट भी बढ़ रहा है. ओके. In 1927, a German physicist, George Simon Ohm, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, उसी ने ओम्स लॉ दिया पास, found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal. The potential difference V across the ends
of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flow through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया. अब ओम्स लॉ क्या है? इसमें ये बता रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है जो एक मेटेलिक वायर में फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I से. वो सिंपली ये बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है. ओके. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बट ये बोला है कि एक प्रोवाइडेड टेम्परेचर में हमेशा सेम रहता है. तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? V इक्वल्स टू V इज प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. या फिर अपन ये बोल सकते हैं V अपॉन I इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. अब हमें यहाँ पे इक्वेट करना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि V को मतलब I को यहाँ ले जाएंगे तो V अपॉन I हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे कांस्टेंट फिट कर दे जिसका नाम है I. तो अब हम I को इधर ले जाएंगे तो क्या होता है? V इक्वल्स टू IR. ये हमारा बन जाता है. R is the constant for given metallic wire at a given temperature is called resistance. अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के बारे में पता चला. रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का पता ही नहीं क्या है, बट ये पता चला कि जो कांस्टेंट अपन ले रहे हैं वो रेजिस्टेंस है. ठीक है. रेजिस्टेंस इज सिंपली लाइक रुकावट को रेजिस्टेंस बोला जाता है, लाइक रोकने की क्षमता. इट्स कॉल्ड लाइक नहीं रेजिस्टेंस लाइक जो मेटल है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन को कितना रेजिस्ट कर रहा है, कितना रोक रहा है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है. ठीक है. देन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. तो ये प्रॉपर्टी है. रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिससे वो चार्ज के फ्लो को रोक रहा है, मतलब कितना रेजिस्ट कर रहा है चार्ज के फ्लो को. वही चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो. इट्स एसआई यूनिट इज ओम. ओम इसकी एसआई यूनिट है जिसको हम इससे ये जो दिख रहा है ग्रीक लेटर है ये ओम से डिनोट करते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V बाई R और यहाँ पे हमारा एक और है V इक्वल्स टू IR. ठीक है. देन यहाँ पे डेफिनेशन आ गया, लाइक डिफाइन 1 ओम करके भी आ सकता है ना. तो इफ the potential difference across the two ends of conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. इतना डिफाइन 1 ohm. सो आप ये लिख सकते हैं. सिंपल इज दैट. देन देखो कहाँ गया. हाँ, ये जो है इसी का ये पार्ट है, लाइक V इक्वल्स टू IR. तो अगर हम लोग I को इधर ले जाएंगे, मतलब R को इधर ले जाएंगे तो I इक्वल्स टू VR हो जाएगा. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? R क्या हो जाएगा फिर? R इक्वल्स टू V अपॉन I. गॉट इट? R इक्वल्स टू V अपॉन I इक्वल्स टू VR. ठीक है. It is obvious from equation 11.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. एक रेजिस्टर से जो करंट जा रहा है उसके रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. लाइक रेजिस्टर इज कोई भी चीज़ है जो रेजिस्ट कर रहा है. ठीक है. तो जो रेजिस्टर है उससे जो जाएगा करंट का जो फ्लो है वो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं I equals to I is inversely proportional to R.
ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो होगा. इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ. अगर मैं यहाँ पे 2R कर दूंगी तो ये हो जाएगा I/2, सॉरी. In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate without changing the voltage source is called a variable resistance. ओके, तो सर्टेन केसेस में मतलब नेसेसरी हो जाता है कि हम करंट को कम फ्लो करें. ठीक है, तो इसलिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस निकालते हैं. मतलब हम वोल्टेज को कम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिससे हम अपना जो रेजिस्टिविटी है उसे कम कर सकते हैं. ठीक है, आर डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. अगर मुझे रेजिस्टेंस अगर मैं कम ज़्यादा करूँगी तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम होगा. तो अगर मैं रेजिस्टेंस कंट्रोल करूँगी तो मैं इलेक्ट्रिक करंट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ. तो इसलिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए. और वैसी एक डिवाइस का नाम है रियोस्टेट. ओके, we will now study about electrical resistance of a conductor with the help of activity. हाँ, let's start reading activity 11.2. Take a nichrome wire, a torch bulb and a 10-watt bulb and an ammeter 0 to 5 ampere range, a plug key and some connecting wires. Set up the circuit by connecting 4 dry cells of 11.5 volt each in series with the ammeter, leaving a gap XY in the circuit as shown in figure 11.4. सो हमने क्या करना है, एक नाइक्रोम वायर लेना है, उसमें 4 ड्राई सेल्स लगाने हैं. ठीक है, और यहाँ पर हम 10 watt का बल्ब ले रहे हैं. ओके, that's it. Now let's start reading now. Complete the circuit by connecting the nichrome wire in the gap XY. Plug key. Note down the ammeter reading. Take out the key from the plug. Always take out the key from the plug after measuring the current through the circuit. Okay, so यहाँ पे अब हमें प्लग की लगानी है. प्लग की है, इसको लगा देंगे शायद. Replace the nichrome wire with the torch bulb in the circuit and find the current through it by measuring the readings of ammeter. हमें ammeter read करना है. Now repeat the above steps with the 10 volt bulb in the gap XY. So यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो गैप छूटा है वहाँ पे ये फिट करना है, फिर ये फिट करना है, फिर ये फिट करना है, फिर एमीटर का रीडिंग लेना है. गॉट इट? आर द एमीटर रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम different components connected in the gap XY? What do the above observation indicate? You may repeat the activity by keeping a material opponent within the gap. Observe the ammeter readings in each case. Analyze the observation. Okay. In this activity, we observe that the current is different for different components. Means like हमने different components रखा, तो मैं जो रीडिंग आया है, जो करंट का रीडिंग आया वो डिफरेंट आया. ठीक है. Certain components offer an easy path for the flow of electric current, while the other resist the flow. We know that the motion of electrons in an electric circuit constitute an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. A component
of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor, and insulator is the same size offers the higher resistance. इसमें ये बताया कि जब कोई भी मटेरियल से अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फॉलो निकलते हैं, तो क्या होता है, वो मटेरियल्स में एटम्स हैं, उनमें एटम्स होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को वो एटम्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो एक गुड कंडक्टर कहलाता है। लाइक वो इजीली फ्लो करने दे रहे ना, उसकी रेजिस्टेंस कम है, वो इजीली फ्लो करने दे रहे, तो वो गुड कंडक्टर है। अगर कोई एप्रिशिएबल अमाउंट में, मतलब जो हमारे लिए अच्छा है, उस अमाउंट में अगर वो रेजिस्टेंस देगा तो हम उसको रेजिस्टर बोल देते हैं। अगर कोई आइडेंटिकल साइज का है बट वो बहुत ही हायर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसको पुअर कंडक्टर बोल देते हैं। और इंसुलेटर वही होता है जो एकदम हायर रेजिस्टेंस दे। तो इंसुलेटर वो है जो अपने आप से पास होने नहीं दे रहा ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो अगर कोई कंपोनेंट है जो जिसकी रेजिस्टेंस कम है, तो एक गुड कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस ठीक ठाक है, मतलब काम की अपनी रेजिस्टेंस मतलब अच्छी ही है, लाइक अपन उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो फिर वो रेजिस्टर कहलाता है। और अगर किसी की रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है तो एक पुअर कंडक्टर बन जाता है। और पुअर कंडक्टर को ही हम एक एंगल से इंसुलेटर बोलते हैं, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, लाइक वो जाने ही नहीं देता, नहीं जाऊँगा बोलता है। ओके, दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हम रीड करेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो इस टॉपिक में मेनली यही बात करेंगे कि किन किन फैक्टर से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर में रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। थैंक यू।